30 जून को मनाया गया हूल दिवस। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सेनानियों को किया याद। 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है हूल दिवस। तेलंगाना ने शुरू किया ऑपरेशन मुस्कान 11। लापता बच्चों का पता लगाने, बाल श्रम रोकने और तस्करी से बचाने का काम करेगा यह अभियान। 1 माह तक चलेगा यह ऑपरेशन। द लैंसेट में टाइप 2 मधुमेह को लेकर रिपोर्ट आई सामने। युवाओं में बढ़ा टाइप 2 डायबिटीज का खतरा। 40 वर्ष से कम आयु के लोग सबसे ज्यादा हैं प्रभावित। क्वाड देशों ने शुरू की एक नई पहल, लॉन्च किया क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन को देगा बढ़ावा। काजीरंगा नेशनल पार्क में फिर से दिखा ढोल। एशियाई जंगली कुत्ते की प्रजाति है ढोल। IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में दर्ज है यह प्रजाति। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हूल दिवस पर वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सिदो कान्हू, चांद भैरव और संथाल विद्रोह के वीर सेनानियों को भी याद किया। हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1855 के संथाल हूल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले बड़े जनजाति विद्रोहों में से एक था। बता दें कि 1855 में झारखंड, अब के संथाल परगना क्षेत्र में 2 संथाल भाइयों ने ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ एक बड़ा जनविद्रोह खड़ा किया था। इस आंदोलन को हूल विद्रोह का नाम दिया गया। हूल का संथाली भाषा में अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। इस विद्रोह में हजारों संथाल आदिवासी शामिल हुए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए थे। यह आंदोलन झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामिन एकोह क्षेत्र में हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व 4 भाइयों सिदू, कान्हू, चांद भैरव और फूलो तथा झानो मुर्मू ने किया था। इस विद्रोह की मुख्य वजह 1790 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम था, जिसके चलते आदिवासियों को बीरभूम और वर्तमान बंगाल के मानभूम क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ा था और बाद में जमींदारों, पुलिस और अंग्रेजों द्वारा उनका शोषण किया गया था। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राजस्थान में खुदाई के दौरान 4500 वर्ष पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य डीग जिले के बहाज गांव में मिले हैं। इन साक्ष्यों में मूर्तियां, बर्तन और धातु के हथियार शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने इनकी महाभारत काल तथा मौर्य और शुंग राजवंशों से संबंधित होने की पुष्टि की है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार महाभारत काल का समय लगभग 3138 ईसा पूर्व से 3102 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। वहीं मौर्य काल लगभग 385 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व और शुंग वंश का शासनकाल लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो यह संस्कृति मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। यह विभाग 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है। इसके कार्यों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज एवं उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव करना आदि शामिल है। बता दें कि इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उल्लेखनीय है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 11 की शुरुआत की है। यह ऑपरेशन 1 महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य लापता बच्चों का पता लगाने, बाल श्रम, भीख मांगने, तस्करी और बंधुआ मजदूरी में शामिल नाबालिगों को बचाना है। यह तेलंगाना पुलिस के महिला और बाल सुरक्षा विंग के तहत चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें शोषण से मुक्त करना है। इसके लिए साइबराबाद में 11 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लापता बच्चों और शोषित नाबालिगों की पहचान के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करेंगी। यह अभियान बाल कल्याण समितियों और NGOs के साथ मिलकर सामूहिक रूप से संचालित किया जा रहा है। यह अभियान बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और मानव तस्करी विरोधी कानूनों का पालन करता है। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। जानकारी के लिए बता दी कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986
भारत में बाल श्रम को नियंत्रित करने और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया एक कानून है। यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है। यह अनुच्छेद 24 खतरनाक रोजगार में बच्चों के नियोजन पर रोक और अनुच्छेद 39E बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग रोकने के अनुरूप है। हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया कि युवाओं में टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ रहा है। द लैंसेट में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार टाइप 2 मधुमेह 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में तेजी से बढ़ रहा है। कुछ देशों में युवाओं में इसका विस्तार 15% से अधिक हो चुका है। गौरतलब है कि टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून स्थिति है। यह तब होता है जब शरीर इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल हो जाता है। इससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग इंसुलिन पर निर्भर होते हैं, यानी उन्हें रोजाना कृत्रिम इंसुलिन लेना पड़ता है। वही टाइप 2 डायबिटीज शरीर द्वारा इंसुलिन के इस्तेमाल के तरीके को प्रभावित करता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाता है, लेकिन टाइप 1 के विपरीत शरीर की कोशिकाएं पहले की तरह प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है। टाइप 2 डायबिटीज मधुमेह का सबसे कॉमन टाइप है और इसका मोटापे से गहरा संबंध है। उल्लेखनीय है कि टाइप 2 मधुमेह वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए गंभीर रूप से चिंताजनक चुनौतियां उत्पन्न करता है। यह बीमारी न केवल अधिक तेजी से बढ़ती है, बल्कि रोगी के जीवन में कई अन्य दीर्घकालिक बीमारियों को भी जन्म देती है। हाल ही में क्वाड देशों ने मिलकर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की है। यह पहल 2024 के क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य विल्मिंगटन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन को मजबूत करना है। इस मिशन में महिला अधिकारियों सहित क्वाड देश के 2 अधिकारियों की एक टीम शामिल है। यह टीम अमेरिकी तटरक्षक पोत USCGC स्ट्रैटन से पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित गुआम जाएगी। बता दें कि USCGC स्ट्रैटन 2012 में कमीशन किया गया था। यह अमेरिकी तटरक्षक बल का एक प्रमुख पोत है। इस मिशन में भारत की भागीदारी सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को दर्शाती है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसके तहत भारत समुद्री कानून, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहा है। यह इंडो पैसिफिक महासागर पहल के तहत किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाने वाला एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, जिसमें 4 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड प्रोत्साहन या ELI योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 99,446 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन मिलेगा। साथ ही नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल तक की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा। बता दें कि EPFO पंजीकरण के तहत पंजीकृत अनौपचारिक श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ELI योजना की घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। ELI योजना के अंतर्गत सभी संवितरण पारदर्शिता और दक्षता के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या DBT मॉडल का पालन करेंगे। ELI योजना का उद्देश्य अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उन्हें दीर्घकालिक वित्तीय समावेशन के लिए सशक्त बनाना है। हाल ही में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बाघिन रानी ने एक अद्वितीय रिकॉर्ड कायम किया है। देश में यह पहली बार है कि इस पार्क में बाघिन ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है और इन्हें खुले प्राकृतिक आवास यानी ओपन नेचुरल एनक्लोजर में छोड़ दिया गया। स्थानीय जानकारी के मुताबिक इन नन्हे शावकों का जन्म 2 माह पहले अप्रैल 2025 में हुआ था, जिनमें 2 मादा और 3 नर शावक शामिल हैं। बता दें कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर के अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। इसका नाम नाहरगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जिसे जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह अभ्यारण्य 720 हेक्टेयर की एरिया में फैला हुआ है। इसके अंदर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान शेर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य की वनस्पति में शुष्क पर्णपाती वन, झाड़ियां और घास के मैदान शामिल हैं।
यहाँ लेपर्ड, जंगली सुअर, हिरण, शेर, बाघ, सौर, बियर और कई छोटे स्तनधारी पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले पक्षी, मोर, उल्लू और चील जैसी प्रजातियां पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। यह अभ्यारण्य भारतीय रॉक अजगर और मॉनिटर छिपकली जैसे सरीसृपों और मेढकों तथा टूड जैसे उभयचरों का भी घर है। हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एशियाई जंगली कुत्ते, जिसे ढोल भी कहा जाता है, की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। इसे पहले विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन अब यह फिर से काजीरंगा के जंगलों में दिखाई दिया है। यह खोज वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। काजीरंगा, जो असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में स्थित है, यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह पार्क अन्य वन्यजीवों जैसे बाघ, हाथी, जंगली भैंस और विभिन्न पक्षियों का भी घर है। बता दें कि एशियाई जंगली कुत्ते की यह प्रजाति, जिसे वैज्ञानिक रूप से क्यून अल्पिनस के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप सहित अन्य एशियाई देशों में पाई जाती है। इसे IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, जो इसकी विलुप्तता के खतरे को दर्शाता है। यह प्रजाति आमतौर पर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, जो काजीरंगा के घने जंगलों और घास के मैदानों के लिए आदर्श है। एशियाई जंगली कुत्ते मांसाहारी होते हैं और छोटे से मध्यम आकार के शिकार पर निर्भर रहते हैं। इस प्रजाति की पुनः उपस्थिति काजीरंगा के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य को भी संकेत देती है। यह खोज सिर्फ काजीरंगा के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी भारत और भारत के वन्यजीव संरक्षण के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पौधों और जंतुओं की नई खोजों और नए रिकॉर्डों का विवरण कोलकाता में जारी किया। इस विवरण के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में जीव जंतुओं की नई प्रजाति की संख्या में वृद्धि हुई है। इस दौरान जीव जंतुओं की संख्या में 683 नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान वनस्पतियों की भी नई प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि 2024 में जीवों की सबसे ज्यादा नई खोज केरल में हुई है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि देश के अन्य जैविक हॉटस्पॉट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 43 नए जीव जंतुओं की खोज दर्ज की गई, जिसमें 14 नए जीव जंतुओं की खोज और 29 नए रिकॉर्ड शामिल है। बता दें कि जैव विविधता हॉटस्पॉट से तात्पर्य उन जैव भौगोलिक क्षेत्रों से है जो जैव विविधता के महत्वपूर्ण भंडार है और विनाश के खतरे में भी है। वहीं पौधों की नई प्रजातियों के मामले में सबसे ज्यादा वनस्पतियों की खोज केरल में हुई, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तराखंड का स्थान रहा। 2024 में मिले नए पौधों की प्रजातियों में 154 एंजियोस्पर्म, 4 टेरिडोफाइट्स, 15 ब्रायोफाइट्स, 63 लाइकेन, 156 कवक, 32 शैवाल और 9 सूक्ष्म जीव शामिल हैं। बता दें कि संपूर्ण खोज में पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों जैसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों ने 35% का योगदान दिया है। हाल ही में CBI में साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल बैंक खातों का पता लगाने के लिए 42 स्थानों पर तलाशी शुरू की है। यह तलाशी 5 राज्यों राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में की जा रही है। उल्लेखनीय है कि म्यूल अकाउंट वे बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी के पैसों अथवा अवैध धन के ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। बता दें कि ऑपरेशन चक्र 5 के तहत यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन चक्र 5 CBI द्वारा संचालित एक व्यापक अभियान है, जिसका उद्देश्य डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और साइबर अपराधों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इस ऑपरेशन के दौरान CBI ने पाया कि अपराधियों ने लगभग 8.5 लाख बैंक खाते फर्जी तरीके से खोले थे। वहीं CBI की बात करें तो यह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत की गई थी। गौरतलब है कि CBI केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका कार्य भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराधों की जांच करना है। बता दें कि यह भारत के लिए इंटरपोल की नोडल एजेंसी भी है। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। हूल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह दिवस हर साल 30 जून को संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। 2. संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सबसे बड़ा जनजाति विद्रोह था। 3. इस आंदोलन का नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव ने किया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मुस्कान 11 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह ऑपरेशन तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. इसका लक्ष्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें शोषण से मुक्त करना है। 3. यह अभियान बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 का पालन करता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाने वाला एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। 2. इसमें 4 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और चीन शामिल हैं। 3. यह मंच स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह जयपुर के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। 2. इसका नाम नाहरगढ़ किले के नाम पर रखा गया है। 3. इसके अंदर स्थित भरतपुर जैविक उद्यान शेर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, एशियाई जंगली कुत्ते ढोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वैज्ञानिक रूप से क्यून अल्पिनस के नाम से जाना जाता है। 2. यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप सहित अन्य एशियाई देशों में पाई जाती है। 3. इसे IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केशवन रामाचंद्रन को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि इससे पहले रामाचंद्रन वर्तमान में जोखिम निगरानी विभाग में प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर थे। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है जिसका काम भारत के मौद्रिक और वित्तीय ढांचे की देखरेख और विनियमन करना है। मूल रूप से यह एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था जिसे भारत की स्वतंत्रता के बाद 1949 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। हाल ही में भारत को 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स या WPFG की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि पहली बार ये मेजबानी किसी दक्षिण एशियाई देश को दी गई है। यह आयोजन अहमदाबाद, गांधीनगर और केवडिया के एकता नगर में होगा। इसमें 70 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे जो पुलिस, फायर, कस्टम और सुधार सेवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स एक द्विवर्षीय आयोजन है जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। अब तक इसके 20 संस्करण हो चुके हैं। ये खेल पुलिस, अग्निशमन, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, आपदा सेवा और अन्य फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इसकी स्थापना भारत में हल्दी की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने और हल्दी किसानों की आय में वृद्धि के लिए की गई है। गौरतलब है कि भारत में 20 से अधिक राज्यों में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख उत्पादन महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। भारत विश्व स्तर पर हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। यह घोषणा 2 जुलाई 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। यह कदम भारत की प्रमुख समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की विरासत को सम्मान देने और संस्थान के क्षेत्र विशिष्ट मिशन आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। इस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर और मोहाली में क्षेत्रीय केंद्र हैं। यह महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और क्षमता निर्माण के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की राजकीय यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया, जो दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता और साझा मूल्यों को दर्शाता है। मोदी ने घाना की संसद को संबोधित करते हुए भारत की महिला आरक्षण अधिनियम 2023 और चंद्रयान मिशन जैसे कदमों पर प्रकाश डाला, जो भारत की प्रगति और लोकतांत्रिक जीवंतता को दर्शाते हैं। यह यात्रा 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली यात्रा थी, जो भारत के ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के साथ गहरे संबंधों को दर्शाती है। हाल ही में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसैमिनेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है।
यह पोर्टल छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आंकड़ों को सभी के लिए उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए लक्षित योजनाएं तैयार करने में मदद करेगा। बता दें कि परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में 2023 में एनसीईआरटी के अंतर्गत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मकसद छात्रों के मूल्यांकन से जुड़े मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तय करना है। हाल ही में भारतीय नौसेना को INS उदयगिरी सौंपा गया है, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। यह प्रोजेक्ट शिवालिक श्रेणी फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है, जो वर्तमान में नौसेना में सक्रिय है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता को बढ़ाने और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। INS उदयगिरी का नाम हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है, जो भारतीय नौसेना की परंपरा को दर्शाता है, जिसमें युद्धपोतों के नाम प्राकृतिक और ऐतिहासिक प्रतीकों से प्रेरित होते हैं। इस युद्धपोत का निर्माण मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य शहरी विकास की नवीन रणनीतियों का सहयोगात्मक आदान प्रदान और देश भर में सफल मॉडलों का प्रचार प्रसार करना था। इस सम्मेलन में लखनऊ, पुणे और इंदौर को भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों के रूप में मान्यता दी गई है। इन शहरों ने शहरी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिक भागीदारी और नवाचार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।